तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म को। ये फिल्म हाल ही में जियो सिनेमा और HBO मैक्स पे रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम है सैलेम्स लॉट और ये फिल्म 1975 के एक हॉरर नॉवल पे बेस्ड है जिसका नाम है सैलेम्स लॉट। और उस किताब के ऑथर थे स्टीफन किंग, जो कि अपने हॉरर नॉवेल्स के लिए ही जाने जाते हैं। और फिल्म की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो अंत तक बने रहें, बहुत मजा आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो कहानी की शुरुआत होती है 80 के दशक को दिखाते हुए और हम एक शहर जेरूसलम्स लॉट को देखते हैं। शुरुआत में हम एक एंटीक स्टोर देखते हैं जो कि मिस्टर स्ट्रेकर का था और वो एक दूसरे आदमी स्नो को समझा रहा होता है कि मेरा एक बहुत ही जरूरी सामान आने वाला है, उसे डिलीवर करने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। एक बड़ा सा बक्सा है जो कि शाम 6 बजे डिलीवर हो जाएगा और वो बक्सा तुम्हें अपने ट्रक के मदद से मेरे घर पे डिलीवर करना होगा, लेकिन मैं बता दूं कि वो बहुत ज्यादा भारी होगी और उसके अंदर वो जो चीज है वो बहुत पुरानी है, तुम्हें उसकी देखभाल करनी है। स्ट्रेकर स्नो से कह देता है कि सामान लेकर तुम मेरे पहाड़ी वाले घर पे आ जाना, मार्स्टन हाउस, और जब तक तुम उस बक्से को मेरे घर के तहखाने पर नहीं रख देते तुम्हारा काम खत्म नहीं होगा। और इसमें उस बक्से की पूरी इंफॉर्मेशन है और तुम्हारा फीस भी। अब रात के समय देखते हैं कि मिस्टर स्नो अपने एक साथी के साथ वो सामान डिलीवर करने के लिए मार्स्टन हाउस पहुंच जाता है और वो जगह अंधेरे में काफी ज्यादा डरावना लग रहा था क्योंकि वहाँ कोई नहीं रहता। और वो दूसरा आदमी कहने लगता है, सुना है ह्यूबर्ट मार्स्टन शैतान की पूजा करते थे और उन्होंने अपनी पत्नी को मार डाला। मगर स्नो कहता है ये बस कहानी है। स्नो दूसरे आदमी से कहता है तहखाने का दरवाजा खोलने, और उसके बाद वो उस संदूक को अंदर ले जाने लगते हैं। अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था, इसीलिए हैंक गलती से चीजों से टकरा जाता है और वो संदूक थोड़ा सा टूट जाता है जो कि लकड़ी का बना हुआ था। अंदर में उन्हें मिट्टी जैसा कुछ दिख रहा था और सोचते हैं कि आखिर अंदर है क्या। अब ज्यादा न सोचते हुए वो दोनों उस पुराने संदूक को उठाकर सही जगह पर रख देते हैं। तभी उस बक्से के अंदर में से कुछ आवाजें आने लगती है, मगर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और बेसमेंट को बंद कर देते हैं। लेकिन उस बक्से के अंदर में से कोई तो बाहर निकलता है जो इंसान तो नहीं लग रहा था। अब अगली सुबह हम बेन नाम के लड़के से मिलते हैं जो कि एक राइटर है और वो मार्स्टन हाउस को बड़े ही गौर से देख रहा था। तभी वहां पर शेरिफ आता है और उसे पूछने लगता है कि आखिर वो यहाँ रुका हुआ क्यों है। बेन कहता है, मैं बचपन में यहीं आसपास रहा करता था। शेरिफ उसे कह देते हैं, यहाँ गड़बड़ी करने की कोशिश मत करना। बेन कहता है, मैं एक ऑथर हूँ और मैं बस थोड़ी इंस्पिरेशन के लिए आया हूँ। फिर वो अपने इस छोटे से शहर को देखने लगता है और उसके बाद वो एक रियल एस्टेट ऑफिस जाता है और सूजन से मिलता है जो कि बेन के ही लिखे हुए बुक को पढ़ रही थी। और वो काम करती है लैरी क्रॉकेट नाम के आदमी के ऑफिस में जो अपना रियल एस्टेट कंपनी चलाता है, और उनका ये ऑफिस उसी एंटीक स्टोर के बिल्कुल ऑपोजिट में ही था। बेन को एक जगह रेंट में जगह चाहिए थी। बेन पूछने लगता है, मार्स्टन हाउस में कोई रहता है क्या? लगता है किसी ने खरीदा है। लैरी बताता है कोई यूरोपियन आदमी है और वो एंटीक स्टोर जो तुम देख रहे हो वो उसी का है। सूजी बताती है, एवा मिलर नाम की एक औरत है, उसके पास तुम्हें कुछ रूम्स मिल जाएंगे। और सूजी सच में हैरान हो जाती है देखकर कि वो जिसका किताब पढ़ रही थी वो बेन है। बेन ईवा के यहाँ पहुँचता है तो वो उसे कमरा रेंट में देने के लिए मान जाती है और वो बेन को यहाँ के तौर तरीके बता देती है। इसके बाद हम मिलते हैं एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ने वाले 3 स्टूडेंट से। एक नया लड़का होता है मार्क और उसके 2 दोस्त हैं, रैल्फ और डैनी, और दूसरे बच्चे होते हैं जो उस नए लड़के मार्क को रैगिंग कर रहे थे, लेकिन वो नया स्टूडेंट उस ओवर स्मार्ट लड़के को धो देता है। आखिर में वहाँ टीचर को आना पड़ता है और वो बच्चों को अलग करते हैं। बेन को देखते हैं जो मार्स्टन हाउस में हुए हादसों को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। वो लाइब्रेरी में बैठा हुआ था और वहाँ पर सूजन और उसकी माँ भी पहुँच जाती है और उसकी माँ सूजन को समझाने लगती है कि तुम्हें उस लड़के के साथ बात आगे बढ़ानी चाहिए। लाइब्रेरियन कहती है, तुम जिसे ढूंढ रही हो वो यहीं बैठा हुआ है, असली में वो बचपन में यहीं रहा करता था। 20 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। ड्राइवर नशे के हालत में एक परिवार को मार डालता है और वो परिवार कोई और नहीं बल्कि बेन के ही परिवार था। पता नहीं आखिर वो यहाँ क्यों आया है, लेकिन वो लाइब्रेरी में बहुत ज्यादा वक्त बिताता है। शायद वो अपने नए किताब के लिए इंस्पिरेशन ढूंढ रहा है। फिर हम तीनों दोस्तों को देखते हैं और मार्क अपने दोस्तों को बताने लगता है कि अगर आज वो नहीं लड़ा होता तो शायद वो लड़का हर समय उसे परेशान करते रहता। फिर एल्फी बताता है कि उसे अंधेरे से डर लगता है, इसीलिए मार्क उसे माउथ ऑर्गन देता है। कहता है, अगर तुम्हें डर लगे तो इसे बजाना। शाम के समय बेन और सूजन दोनों मूवी देखने के लिए मिलते हैं और दोनों एक दूसरे से काफी बातचीत करने लगते हैं। मिस्टर स्ट्रेकर रैल्फी और डैनी को देखते हैं पैदल घर जाते हुए और उसे लिफ्ट देने के लिए वो तैयार थे, लेकिन दोनों बच्चे उसकी बात नहीं सुनते और वहां से चले जाते हैं।
बेन और सूजन एक दूसरे से बात कर रहे थे और सूजन बताने लगती है कि वो अपना खुद का रियल एस्टेट बिजनेस खड़ा करना चाहती है और वो बॉस्टन जाने का सोच रही है। वो यहाँ नहीं रहने वाली, वो बस यहाँ आई थी अपने पापा का ध्यान रखने के लिए जो पिछले साल ही दुनिया को छोड़कर चले गए। वो बेन से पूछती है तुम यहाँ क्या रिसर्च कर रहे हो। मिस्टर स्ट्रेकर से बचने के लिए दोनों बच्चे जंगल के रास्ते जाने लगते हैं और बहुत अंधेरा भी हो गया था कि तभी स्ट्रेकर पीछे से रैल्फ को वहां से ले जाता है। डैनी घबराने लगता है और मिस्टर स्ट्रेकर रैल्फ को बस्ते में भरकर अपने घर लाते हैं मार्स्टन हाउस में, और वहां पर कैंडल्स जल रहे होते हैं और वो किसी से कहता है मैं तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस लेकर आया हूँ। अचानक तेज हवा के कारण सारे कैंडल्स बुझ जाते हैं और वहां पर एक वैम्पायर आता है जो उस बच्चे को खा जाता है। शेरिफ फादर कैलाहन से आकर मिलते हैं जो कि लॉकअप में थे सारी रात और उन्हें बताते हैं कि एक लड़का गायब हो गया। कहानी जाती है एक हफ्ते के बाद। बेन और कुछ लोग रैल्फ को ढूंढने के बाद वापस आ रहे थे मगर उन्हें अभी भी कोई सबूत नहीं मिला। फ्लॉयड नाम का लड़का बेन से कहता है तुम्हें न्यूयॉर्क चले जाना चाहिए। टीचर बेन से बात करता है और कहता है तुम्हारी किताबें बहुत अच्छी होती हैं, कभी स्कूल भी आया करो और बच्चों से मिलो। टीचर उसे ये भी कहता है कि तुम शहर में नए आए हो और एक बच्चा मिसिंग है और इसीलिए शायद लोग तुमसे थोड़ा नाराज हैं। फिर वहां पर सूजन आती है और बताती है सुना है पुलिस सर्च जल्दी खत्म करने वाली है। बेन सूजन को घर छोड़ता है और दोनों के बीच कुछ तो शुरू हो चुका था। फिर हम डैनी को देखते हैं जो कि सोया हुआ था मगर उसे अपने कमरे के बाहर कुछ तो नजर आता है और वो सोचता है वो उसका दोस्त रैल्फ है, लेकिन बाहर तो कोई भी नहीं था। उसे उसके दोस्त का माउथ ऑर्गन मिलता है और फिर उसे भी कोई चीज पकड़ के ले जाती है। लेकिन तभी अचानक डैनी अपनी माँ से कहता है मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और डॉक्टर बताती है बस लड़के को एनीमिया हुआ है, उसके शरीर में खून बहुत कम है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, देखते हैं क्या होता है। कुछ समय के बाद उसे होश आता है और डैनी को बहुत प्यास लग रही थी कि तभी वो अपने ब्लड का पैकेट फाड़ कर खून पीने लगता है। इसके बाद देखते हैं कि डैनी की मौत हो जाती है और उसे दफना दिया जाता है और फादर खुदाई करने वाले लड़के माइक के साथ बैठकर बात कर रहा था और वो दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर पता नहीं शहर में क्या हो रहा है, एक लड़का गायब हो गया और एक लड़के की मौत हो गई। श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा परिवार पहुंच जाता है। माइक पेड़ के पास ही सो गया था। जब वो उठता है तो बहुत अंधेरा हो गया था और उसे गड्ढे को भरना भी था जो वो रात के समय ही करने लगता है। लेकिन तभी डैनी के ताबूत में से कुछ आवाज आने लगती है। डैनी अंदर से चिल्लाने लगता है। माइक हैरान हो गया था और जैसे ही वो ताबूत खुलता है डैनी मरा हुआ था। तभी डैनी वैम्पायर बन जाता है और माइक पे हमला करता है। बेन अगले दिन स्कूल में बच्चों से मिलने के लिए जाता है। रात के वक्त टीचर ड्रिंक करने के लिए जाते हैं और उसे वहाँ अंधेरे में माइक बैठा हुआ मिलता है। वो बहुत बीमार लग रहा था और उसे याद नहीं उसके साथ क्या हुआ, इसलिए टीचर उसे अपने घर ले आते हैं ताकि रात भर माइक वहीं आराम करे। वो उसे कुछ दवाई देते हैं लेकिन तभी टीचर की नजर जाती है माइक के गले पर और ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां से किसी ने उसका खून चूस लिया हो। इस निशान के बारे में माइक को भी नहीं पता। इसके बाद टीचर बेन से मिलने के लिए पहुंचते हैं और बेन के वहां पर सूजन भी होती है। वो दोनों टीचर से मिलते हैं और टीचर उन दोनों से कहते हैं कि उसके साथ चल लें। वो दोनों को अपने घर ले जाते हैं और कहने लगते हैं कि माइक एक तरह का क्रिएचर बन गया था और वो उस खिड़की से अंदर गया था, मैंने अपनी आंखों से देखा। अब दोनों का इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। वो लोग अंदर जाकर माइक को चेक करते हैं लेकिन ऐसा लग रहा था वो मर गया हो। उसके गले से वो काटने वाला निशान भी गायब था। टीचर कहता है ऐसा कहा जाता है मरने के बाद ये निशान गायब हो जाते हैं और फिर कुछ मिनट के अंदर ये इंसान ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बेन टीचर से कहता है इस बारे में पुलिस को जाकर बताओ। टीचर पूछता है आखिर बताएंगे क्या कि माइक वैम्पायर बन गया है। इसके बाद वहाँ शेरिफ और एक डॉक्टर आती है और टीचर पूछता है कि आखिर डैनी की मौत हुई कैसे थी। डॉक्टर कहती है उसे एनीमिया हुआ था जिससे कि शरीर में खून जल्दी नहीं बनता। इसके बाद हम नए स्टूडेंट माइक को देखते हैं जो कि घर पे सो रहा था और उसके खिड़की पर डैनी खटखटा रहा था, लेकिन मार्क जानता है कि डैनी वापस नहीं आ सकता, वो मर चुका है, इसीलिए वो अपना खिड़की ढक देता है। लेकिन डैनी दूसरी खिड़की पर आ जाता है और उसे कहता है मुझे अंदर आने दो। अब जैसे कि मार्क उसके वश में हो जाता है। मार्क जैसे ही अपने होश में आता है वो एक क्रॉस लेकर डैनी को वहां से भगा देता है और वो ठान लेता है कि वो अपने दोस्त को आजाद करवा के रहेगा। जिसके बाद वो वैम्पायर के बारे में रिसर्च करने लगता है और लिखने लगता है किस तरीके से वैम्पायर को मारा जा सकता है और अगर उसे शहर को बचाना है तो उसे बार्लो को मारना पड़ेगा। बार्लो मतलब वही वैम्पायर जिसे हमने शुरू में देखा था। टीचर जब अपना काम कर रहा होता है तभी माइक उसे मारने के लिए पहुंच जाता है जो वैम्पायर बन गया था, लेकिन उसके पास क्रॉस था जिसके मदद से माइक उसके
उसके पास भी नहीं आ पाता। मगर आखिर में माइक किसी तरह उसके हाथ से क्रॉस को गिरा देता है और उस टीचर से कहने लगता है कि बार्लो आपसे मिलना चाहते हैं। मगर फिर वो क्रॉस उठा लेता है जिसकी मदद से वो वैम्पायर उसके घर से बाहर चला जाता है। अगली सुबह डॉक्टर को पता चलता है कि डैनी की माँ की डेड बॉडी मिली है। डॉक्टर मुर्दा घर जाती है बॉडी को देखने के लिए। वो टीचर से मिलने के लिए पहुंचती है तो देखती है वो भी बेहोश पड़ा हुआ था। डॉक्टर टीचर को बताती है डैनी की माँ भी मर गई। टीचर के घर पे बेन और सूजन भी आ जाते हैं और टीचर उन्हें बताने लगते हैं वैम्पायर्स के बारे में और कहते हैं उनकी कमजोरी होती है लकड़ी का खंजर, क्रॉस, व्हाइट रोज, गार्लिक, ये सब से वैम्पायर्स भाग जाते हैं। टीचर बताने लगते हैं कि पहले बच्चे को शायद सैक्रिफाइस के तौर पर मारा गया था और डैनी की बॉडी गायब है, माइक भी गायब है क्योंकि दोनों वैम्पायर बन गए। डॉक्टर कहती है डैनी की माँ को भी वैसे ही मारा गया होगा जैसे कि उसके बच्चे को मारा गया, तो हम मुर्दा घर जाकर उसके बॉडी को देख सकते हैं, वो भी रात में। दूसरी तरफ हम मार्क को देखते हैं जो कि मार्स्टन हाउस पहुंच जाता है एक लकड़ी का खंजर लेकर और वो बेसमेंट के अंदर जाने लगता है। लेकिन वहां पर उसे टीचर मिलते हैं और वो अपने स्टूडेंट से कहते हैं यहाँ से चले जाओ, तुम्हें नहीं पता यहाँ क्या होने वाला है। मार्क अपनी टीचर से कहता है मुझे पता है यहाँ वैम्पायर्स हैं, लेकिन तभी ट्रेकर उन्हें बेसमेंट में बंद कर देता है और जैसे ही अंधेरा होता है वैम्पायर उस बक्से में से निकलने लगता है और वो टीचर पर हमला कर देता है। ट्रेकर मार्क को पकड़ के ले जाता है। डॉक्टर, बेन और सूजन मुर्दा घर पहुंच जाते हैं मगर उन्हें अभी तक डैनी के माँ के बॉडी में कुछ भी बदलाव देखने को नहीं मिला था और डॉक्टर को वैम्पायर पे यकीन नहीं है कि तभी डेड बॉडी के पैर में से एक चप्पल नीचे गिर जाता है और वो डेड बॉडी वापस अपने होश में आने लगती है। इसीलिए वो लोग किसी तरह एक क्रॉस बनाते हैं और वो ग्लो करने लगता है और वो औरत हंसने लगती है, पर वो क्रॉस टूट जाता है जिस वजह से वो औरत डॉक्टर पे हमला कर देती है और अब डैनी की माँ भी वैम्पायर बन गई थी और वो डॉक्टर को काट लेती है। सूजन किसी तरह दोबारा से क्रॉस बनाकर उस वैम्पायर को वहां से भगा देती है। इसके बाद डॉक्टर अपने घाव को धोती है और सूजन से कहती है उसे रेबीज का एक इंजेक्शन देने के लिए। इसके बाद वो लोग जाते हैं टीचर से मदद मांगने, लेकिन वो लोग देखते हैं टीचर के घर के ऊपर वैम्पायर्स खड़े हुए थे और उन्हें समझ आ जाता है कि शायद टीचर अब नहीं रहे। अगली सुबह हम मार्क को देखते हैं जो कि मार्स्टन हाउस में कैद होता है, लेकिन आखिर में वो किसी तरह खुद को छुड़ा लेता है और वो स्ट्रेकर को ढूंढकर उसे मार डालता है। इसकी हिम्मत की दाद देनी होगी। चर्च में देखते हैं फादर ड्रैकुला पर किताब पढ़ रहे थे और बेन, सूजन, डॉक्टर फादर से मिलने के लिए आते हैं। उन्हें फादर को ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं क्योंकि उन्हें पहले से ही पता है शहर में क्या चल रहा है। और उसके बाद चर्च में मार्क पहुंच जाता है और उन्हें बता देता है कि टीचर वैम्पायर बन गए हैं और वो कहता है कि मुझे उन सभी को हराना है। वो चर्च में से होली वाटर लेता है और उन सभी को बताता है कि बार्लो शायद हेड वैम्पायर है और मार्क ने उसके नौकर स्ट्रेकर को मार डाला है। वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये लड़का 11 साल का है और उसने किसी को मार डाला। मार्क कहता है कि उसे मारना जरूरी था, तभी मैं वहां से बाहर निकला। इसके बाद वो लड़का सभी को मार्स्टन हाउस ले जाता है जहां ये सब कुछ हुआ था। वहां उन्हें बेसमेंट का दरवाजा मिलता है लेकिन नीचे जाने का सीढ़ी नहीं था। सूजन कहती है सीढ़ी बाहर की तरफ से है। आखिर में वो लोग बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं और पूरी तैयारी कर लेते हैं और उन्हें भयानक आवाज सुनाई देने लगती है। फिर वहाँ टीचर आता है जो बेन को पकड़ लेता है मगर बाकी के लोग दरवाजा खोल देते हैं जिससे कि धूप अंदर आता है और टीचर जलने लगता है। इसके बाद बेन लकड़ी का खंजर लेकर उसके सीने में दे मारता है। अब वो लोग बाहर निकलते हैं और मार्क कहता है कि बार्लो आज रात उसके पेरेंट्स को मारने के लिए जरूर आएगा और वो लोग सोचते हैं मार्क के पेरेंट्स को छुपाने के लिए सबसे सही जगह है चर्च। सूजन भी अपनी माँ को चर्च में लाना चाहती थी और फादर सभी से कह देते हैं सूरज ढलने के बाद सभी लोग चर्च में मिलना। डॉक्टर शेरिफ से मिलने के लिए जाती है और वो देखती है कि शेरिफ शहर से भाग रहा था क्योंकि उसे पता है शहर में वैम्पायर्स हैं, इसलिए वो यहाँ से भाग रहा है। सूजन अपनी माँ से मिलने पहुँचती है मगर उसकी माँ बेन को वहां देखकर खुश नहीं थी। बेन बाहर जाता है और सूजन की माँ कहती है मैं बहुत ही शानदार आदमी से मिली, उसने प्रॉमिस किया है कि वो हमारी देखभाल करेगा, उसका नाम बार्लो है। कि तभी एक वैम्पायर सूजन को काट लेता है और बेन तुरंत सूजन को लेकर वहां से निकलता है। फादर मार्क के पेरेंट्स को समझाने की कोशिश कर रहे थे शहर में क्या चल रहा है और उन्हें तुरंत चर्च जाना होगा, लेकिन सूरज ढल चुका था। कि तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है और मार्क के पापा बाहर चले जाते हैं देखने के लिए कौन आया है। कि तभी पीछे से बार्लो मार्क की माँ को काट लेता है और मार्क के पापा को भी एक वैम्पायर ने काट लिया था। फादर मार्क को भाग जाने को बोलते हैं लेकिन तभी अचानक जिस क्रॉस से फादर ने वैम्पायर को अटका के रखा हुआ था वो क्रॉस काम करना बंद कर देता है और वैम्पायर फादर को भी काट लेता है। मार्क किसी तरह भागते हुए अपने ट्री हाउस में आकर छुप जाता है और उसके पीछे बहुत सारे वैम्पायर्स पड़ जाते हैं और वो भी उसके क्लासमेट्स ही थे।
जो अब वैम्पायर बन गए हैं। बेन सूजन को लेकर चर्च पहुंचता है और वो बहुत ज्यादा छटपटाने लगती है क्योंकि वो वैम्पायर बन रही थी और वो डॉक्टर से कहता है सूजन को इंजेक्शन देने के लिए, मगर सूजन वहां से भाग निकलती है। बेन उसके पीछे जाता है लेकिन चर्च के बाहर आते ही बहुत सारे वैम्पायर्स बेन के पीछे पड़ जाते हैं। मतलब कि पूरा शहर ही अब वैम्पायर बन गया है। बेन किसी तरह भागते हुए चर्च की तरफ आता है और डॉक्टर उसे इंजेक्शन दे देती है, लेकिन तभी एक वैम्पायर खींचकर उसे ले जाता है, मगर वो किसी तरह उस वैम्पायर को मार डालता है और डॉक्टर उसे चर्च के अंदर ले आती है। बेन बताता है कि सूजन की माँ बार्लो की सर्वेंट बन गई है। फादर का भी क्या हुआ कुछ नहीं पता। वो पूछता है शेरिफ का क्या हुआ, कि तभी वहाँ पर शेरिफ के बॉडी को वैम्पायर फेंक देते हैं। मतलब कि अब शेरिफ भी नहीं बचा। अगली सुबह शहर पूरी तरह से खाली हो चुका था क्योंकि ज्यादातर लोग वैम्पायर बन गए हैं। डॉक्टर और बेन मार्क के घर जाते हैं और उन्हें वहाँ पर फादर की डेड बॉडी मिलती है और मार्क के पेरेंट्स की भी बॉडी मिल जाती है और वो लोग सोच रहे होते हैं पता नहीं मार्क कहाँ गया होगा। मार्क को देखते हैं वो एंटिक स्टोर में जाता है बार्लो को मारने के लिए, लेकिन उसे वहाँ पर डैनी मिलता है जिसके सीने में वो लकड़ी का खंजर से वो वार कर देता है जिससे कि डैनी मर जाता है और अब उसका दोस्त आजाद हो गया। आखिर में बेन और डॉक्टर उसे मिलने के लिए आते हैं और मार्क उन्हें बता देता है कि मुझे सिर्फ एक वैम्पायर मिला, बाकी सभी लोग अभी छुपे हुए हैं। अगर उन्हें वैम्पायर को मारना है तो अभी मारना होगा और वो लोग यहीं कहीं छुपे हुए हैं। इसके बाद बेन उन लोगों को लेकर ड्राइव इन सिनेमा के पास लेकर आता है क्योंकि उसे लग रहा था शायद सारे वैम्पायर्स यहीं कहीं छुपे हुए हैं। अंधेरा होने को था और उन्हें जल्दी पता चल जाता है कि वहाँ जितने भी गाड़ी होते हैं उन्हीं के डिक्की में सारे वैम्पायर्स छुपे हुए थे। सूजन भी वहीं थी, मगर बेन को सूजन को मारने की हिम्मत नहीं होती। डॉक्टर उसे समझाती है ये सूजन नहीं है, बस वैसी दिखती है, लेकिन तभी वहाँ पर सूजन की माँ आ जाती है और बंदूक लेकर वो उन पर गोली चलाती है। उन सभी से कहती है मेरी बेटी से दूर रहो। वो तीनों अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और सूरज भी ढलने लगता है। अब जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था वैम्पायर्स बाहर निकलने लगते हैं और एक वैम्पायर बेन पे हमला कर देता है और मार्क उस बड़े से बोर्ड को देखने लगता है जिसके वजह से उल्टे तरफ शैडो हो रहा था। इसीलिए मार्क एक गाड़ी में बैठता है और उस बोर्ड को तोड़ डालता है जिससे कि पूरा बोर्ड नीचे गिर जाता है और सनलाइट के वजह से सारे वैम्पायर्स जल जाते हैं और बेन की जान बच जाती है। इसके बाद मार्क सूजन की माँ को भी गाड़ी से उड़ा देता है और अब शहर में सिर्फ बेन और मार्क ही बचे हैं। अब उन्हें किसी तरह बार्लो को ढूंढना होगा इससे पहले कि वो अपना नया शिकार ढूंढने के लिए दूसरे शहर में चला जाए। उन्हें वहाँ पर एक ट्रक नजर आता है जिसके अंदर में एक बड़ा सा ताबूत था। वो लोग उसे सनलाइट में लेकर आते हैं लेकिन वो ताबूत नहीं खुल रहा था। अंधेरा होने लगता है और जैसे ही वो ताबूत अपने आप खुलने लगता है और दोनों जान बचाने के लिए एक बिल्डिंग के अंदर छुप जाते हैं, मगर तभी फिर से सूजन बेन पर हमला कर देती है और मार्क बिल्डिंग के ऊपर में बार्लो को खड़ा हुआ देखता है और बेन आखिरकार एक नुकीला लकड़ी सूजन के सीने में घुसा देता है और उसे मार डालता है। फिर उसे बाहर से मार्क के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और मार्क के जान के पीछे बार्लो पड़ चुका था, लेकिन तभी पीछे से बेन आकर बार्लो के सिर में लकड़ी घुसा देता है और आखिर में उसके सीने में एक बड़ा सा लकड़ी घुसा देता है जिससे कि वो वैम्पायर वहीं मर जाता है। अब सब कुछ खत्म हो चुका था। मार्क बेन से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है सारे वैम्पायर्स मर गए होंगे? बेन को तो ऐसा ही लगता है। मार्क पूछता है अब हम क्या करेंगे? तो वो लोग अपने शहर जेरूसलम स्लॉट को छोड़कर चले जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।